आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ फिर से एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इकेट्स शब्द किससे संबंधित है। कौन सा इकेट्स? तो ये आपका संबंधित है किसी प्रजाति के विभिन्न रूप जो पर्यावरण के अनुसार बनते हैं। क्या है? किसी प्रजाति के विभिन्न रूप जो पर्यावरण के अनुसार बनते हैं। अब ये इकेट्स होते क्या है? इकेट्स को इकोफेन या पारिस्थितिक रूप भी कहा जाता है, इकोलॉजिकल फॉर्म्स भी कहा जाता है। ये एक ही प्रजाति के ऐसे पौधे या जीव होते हैं जो अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहने के कारण शारीरिक रूप से भिन्न दिखाई देने लगते हैं। ये है तो काम तो ये करते हैं लेकिन ये शारीरिक रूप से भिन्न दिखाई देने लगते हैं। इनकी जो जेनेटिक्स होते हैं वो पूरी तरह से समान होते हैं। यदि इन पौधों को वापस उनके सामान्य वातावरण में ला दिया जाए तो इनके ये भिन्न लक्षण गायब हो जाते हैं। मान लीजिए एक ही पौधे की एक नस्ल जो तेज धूप में छोटी और झाड़ीदार हो जाती है जबकि छाया में वह लंबी और पतली विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी। कौन सी बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम की? तो ये अवधारणा दी थी आपकी क्रिस्टन रॉन कियर ने। किसने? क्रिस्टन रॉन कियर ने दी थी। डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री क्रिस्टन रॉन कियर ने 1934 में, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कब दी थी, 1934 में दी थी। पौधों की उनकी जीवन शैली के आधार पर वर्गीकृत किया था। उन्होंने यह देखा कि पौधे कठिन परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा करने वाले अंगों को कहाँ छिपाते हैं। किसी एक विशेष क्षेत्र या पर्यावरण में पाए जाने वाले इन अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के प्रतिशत अनुपात को ही बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इससे हमें उस क्षेत्र की जलवायु का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रॉन केयर क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? किस पर आधारित है ये रॉन केयर की क्लासिफिकेशन? तो ये आधारित है आपकी पैरानेटिंग बर्ड्स की स्थिति। क्या है? पैरानेटिंग बर्ड्स की स्थिति, चीर स्थायी कलिकाएं की स्थिति। अभी चीर स्थायी कलिकाएं होती हैं, पैरानेटिंग बर्ड्स होती हैं। ये पौधे के वे हिस्से होते हैं जिनमें प्रतिकूल मौसम जैसे अत्यधिक ठंड या फिर पाला या सूखा को झेलने और अनुकूल मौसम आने पर फिर से नया पौधा या नई शाखाएं उगाने की क्षमता होती है। क्रिस्टन रॉन केयर ने पौधों का वर्गीकरण इस मुख्य बात पर किया कि ये कलिकाएं जमीन की सतह से कितनी ऊंचाई पर और कहाँ स्थित है ताकि वे कठिन परिस्थितियों में खुद को बचा सके। इसके अलावा उन्होंने पौधों को मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा था। पहला आता है आपका एनेरोफाइट्स। क्या? एनेरोफाइट्स वो कलिकाएं जमीन से काफी ऊपर हवा में होती हैं जैसे बड़े पेड़ और झाड़ियाँ। दूसरा है आपका कैमीफाइट्स। क्या? कैमीफाइट्स वे कलिकाएं जमीन की सतह के बहुत पास होती हैं, 25 सेंटीमीटर से भी नीचे होती हैं। फिर आता है आपका हेमी क्रिप्टोफाइट्स। क्या? हेमी क्रिप्टोफाइट्स वे कलिकाएं बिल्कुल मिट्टी की सतह पर छपी होती हैं जो अक्सर सूखी पत्तियों से ढक जाती हैं। फिर आता है आपका क्रिप्टोफाइट्स। क्या? क्रिप्टोफाइट्स वे कलिकाएं पूरी तरह से जमीन के अंदर जैसे आलू प्याज की गांठें या पानी के नीचे छुपी होती हैं। फिर लास्ट में आता है आपका थेरोफाइट्स। क्या? थेरोफाइट्स ये पौधे कठिन मौसम में पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और केवल अपने बीज के रूप में जीवित बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रायोफाइट्स किस प्रकार के पौधे होते हैं? जो क्रायोफाइट्स किस प्रकार के पौधे होते हैं? ये पौधे होते हैं शीत प्रदेशों के पौधे जो केवल ठंडी जगह में ही पौधे होते हैं, उसे हम कहते हैं क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स होते क्या हैं? ये ऐसे पौधे होते हैं जो अत्यधिक ठंडे स्थानों जैसे बर्फ हिमनदों में के प्रदेशों में उगते हैं। इन्हें अक्सर क्रायोफॉलिक पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे शून्य से भी कम तापमान वाले क्षेत्रों में जीवित रहने और बढ़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। मान लीजिए ध्रुवीय क्षेत्रों में, फॉर एग्जांपल ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली कुछ विशेष काई, लाइकेन और बर्फ पर उगने वाले शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेसोफाइट्स किस प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं? कौन से पौधे? मेसोफाइट्स तो ये आपके पाए जाते हैं मध्यम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में, कि ना तो वहाँ बहुत सारा जल हो और ना ही बहुत कम जल हो। अभी मेसोफाइट्स होते क्या है? ये वे सामान्य पौधे होते हैं जिन्हें बढ़ने के लिए ना तो बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है ना ही बहुत सूखे पर्यावरण में रहते हैं। ये औसत या सामान्य तापमान और मध्यम नमी जल वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह पनपते हैं। क्या विशेषताएं होती है मेसोफाइट्स की? इनकी जड़ें अच्छी तरह विकसित होती हैं। इनकी पत्तियां आमतौर पर चपटी, हरी और मध्यम आकार की होती हैं। मान लीजिए हमारे आसपास कौन कौन से वो पौधे हैं जो इसी वर्ग में आते हैं? आम, नीम, गेहूं, मक्का, टमाटर और गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन डेंसिटी सामान्यतः किससे व्यक्त की जाती है? क्या
पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये व्यक्त की जाती है व्यक्तियों की संख्या प्रति इकाई क्षेत्र। क्या? व्यक्तियों की संख्या प्रति इकाई क्षेत्र। किसी विशेष समय पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग मील में रहने वाली एक ही प्रजाति के जीवों या मनुष्यों की कुल संख्या को कहते हैं हम जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। यद्यपि व्यक्तियों की संख्या सबसे आम पैमाना है, लेकिन पारिस्थितिकी में कभी कभी जीव को गिनना असंभव या अर्थहीन होता है। ऐसी स्थिति में कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? आपका बायोमास। क्या? बायोमास। उसके अलावा सापेक्ष घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एज पिरामिड का उपयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? एज पिरामिड का उपयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? तो आपका किया जाता है जनसंख्या संरचना, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, जनसंख्या संरचना। अब एज पिरामिड होता क्या है? ये एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ऐसा ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जो किसी विशेष जनसंख्या में अलग अलग आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को दर्शाता है। पारिस्थितिकी और जनसांख्यिकी में इसके जरिए किसी आबादी के भविष्य और उसकी वृद्धि दर का अध्ययन किया जाता है। एक सामान्य आयु पिरामिड में जनसंख्या को 3 मुख्य समूह में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है आपका रिप्रोडक्टिव। क्या? रिप्रोडक्टिव। इसमें आते हैं आपके बच्चे और किशोर जो 0 से 14 साल तक के होते हैं। फिर आता है आपका रिप्रोडक्टिव, इसमें वयस्क होते हैं जो 15 से 44 साल के होते हैं। फिर आता है आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव, उसमें आपके 45 साल से अधिक के आयु के आते हैं। आयु पिरामिड के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या और घटती हुई जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन क्रैश का मुख्य कारण क्या हो सकता है? किसका? पॉपुलेशन क्रैश का, जनसंख्या पतन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? वो हो सकता है आपके संसाधनों की कमी। क्या? जब संसाधन ही नहीं रहेंगे तो डेथ रेट अपने आप ही बढ़ जाएगा। जब किसी क्षेत्र में किसी विशेष जीव या प्रजाति की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और उस पर्यावरण की वहन क्षमता को पार कर जाती है तो उसे ओवरशूट कहा जाता है। इसके बाद जो परिस्थितियां बनती हैं, संसाधनों का अचानक खत्म हो जाना, आबादी इतनी अधिक हो जाती है कि भोजन, पानी और रहने की जगह जैसी बुनियादी संसाधन तेजी से खत्म होने लगते हैं। संसाधनों की भारी कमी के कारण जीवों में भूखमरी फैल जाती है, आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और कमजोर इम्यूनिटी के कारण बीमारियां तेजी से फैल जाती हैं। एक आपको लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ, मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक सेंट मैथ्यू द्वीप था, एक सेंट मैथ्यू आइसलैंड था। वहाँ पर 29 रेनडियर छोड़े गए थे। वहाँ भरपूर भोजन होने के कारण उनकी संख्या बढ़कर 6000 हो गई, लेकिन अत्यधिक संख्या के कारण वहाँ का मुख्य भोजन जो था वो लाइकेन था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया, समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप भोजन की भारी कमी, संसाधनों की कमी के कारण अगली ही सर्दियों में उनकी संख्या जो घटकर रह गई वो मात्र 42 की रह गई थी, 42 रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोलॉजिकल आइसोलेशन का परिणाम क्या हो सकता है? क्या है इकोलॉजिकल आइसोलेशन का परिणाम? तो वो हो सकता है नई प्रजातियों का विकास। क्या? स्पाइसेशन, नई प्रजातियों का विकास। अब इकोलॉजिकल आइसोलेशन है क्या? यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने की वाली एक ही मूल प्रजाति के 2 समूह अलग अलग पर्यावासों या जीवन शैली को अपना लेते हैं। इस तरह से वे आपस में प्रजनन नहीं कर पाते, भले ही वे एक दूसरे के कितने भी करीब क्यों ना हो। जब 2 समूह लंबे समय तक एक दूसरे से अलग रहते हैं, मान लीजिए जो 2 प्रजाति हैं वो बहुत टाइम से अलग अलग रह रही हैं, चाहे वो एक ही प्रजाति हैं, चाहे वो एक ही समूह की है, लेकिन वो अलग अलग रह रही हैं, तो उनमें आपस में प्रजनन नहीं होगा तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएगी। जब 2 समूह लंबे समय तक एक दूसरे से अलग रहते हैं तो पर्यावरण के प्रभाव और आनुवंशिक बदलाव के कारण वे धीरे धीरे अलग अलग प्रजातियों में बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पाइसेशन। मान लीजिए मेंढकों की एक ही प्रजाति एक ही जंगल में रहती है, उसका एक समूह पेड़ों पर रहने लगता है और जो दूसरा समूह है वो जंगलों के तालाबों में रहने लगता है। टाइम के साथ, समय के साथ पेड़ों वाले मेंढक और पानी वाले मेंढक आपस में मिलना और प्रजनन करना बंद कर देते हैं। हजारों सालों बाद दोनों समूह में इतने बदलाव आ जाते हैं कि वे बिल्कुल अलग प्रजातियां बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल क्लॉक शब्द की समझ है। कौन सा? बायोलॉजिकल क्लॉक। ये आपका संबंधित है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम। अभी सर्केडियन रिदम होता क्या है? दैनिक लय। क्या? दैनिक लय। अब ये सर्केडियन
रिदम है क्या? ये जैविक घड़ी। और सर्केडियम ये बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, ये जैविक घड़ी भी क्या है, और ये सर्केडियम रिदम, ये सर्केडियम दैनिक लय भी क्या है। सभी जीवों, मनुष्यों, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पौधों हो, के शरीर में भीतर एक प्राकृतिक आंतरिक समय निर्धारण प्रणाली होती है। क्या क्या होती है? एक प्राकृतिक आंतरिक समय निर्धारण प्रणाली होती है। मतलब एक टाइम होता है कि हाँ, हमें इस टाइम ये करना है, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। यह मुख्य रूप से हमारे दिमाग के एक हिस्से द्वारा नियंत्रित होती है। यह घड़ी पर्यावरण में प्रकाश और अंधेरे के चक्र के अनुसार काम करते हैं, कि हमें पता पड़ जाता है कि अब दिन है क्या रात है। इसी जैविक घड़ी द्वारा संचालित होने वाली हमारे शरीर के 24 घंटे के चक्र के क्या 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 कहते हैं? सर्केडियन रिदम। यह हमारे शरीर में क्या नियंत्रित करती है? सोने और जागने का समय। भाई आपने देखा होगा क्या, जब रात होती है तो हमें नींद आने लगती है, और जब दिन होता है हाँ, हमें नींद खुलने लगती है। तो यह हमारे शरीर में सर्केडियन रिदम ही है। रात होते ही शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनता है। क्या बनता है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनता है, जिससे हमें नींद आती है और सुबह रोशनी होने पर हम जाग जाते हैं। यह हमारा शारीरिक तापमान और रक्तचाप भी कंट्रोल करता है, और पाचन क्रिया और भूख लगना भी करता है। भाई हमें रात को भी भूख लगती है, बहुत कम होता है जिस रात में भूख लगती है। जब हम देर रात तक जगते हैं तो या एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं, तो हमारी यही जैविक घड़ी और सर्केडियन रिदम हमारी बड़ी होती है, जिसे क्या बिगड़ जाती है, जिसे कहते हैं जेट लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पैरासाइटिज्म में किसे लाभ होता है? किसे पैरासाइटिज्म में किसे लाभ होता है? तो वो होता है केवल परपोषी को। किसे? केवल परपोषी को। ये आप ये पैरासाइटिज्म है क्या? परजीविता है क्या? यह दो अलग अलग प्रजातियों के बीच ये दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच का एक ऐसा संबंध होता है, कि ऐसा इंट्रैक्शन होता है जिसमें एक जीव को फ़ायदा होता है और दूसरे जीव को आपका नुकसान पहुंचता है। इस संबंध में शामिल दोनों जीवों को विशेष नाम दिए गए हैं। एक है आपका परजीवी और एक है आपका पोषक या परपोषी। यह मैंने टॉपिक आपको पहले पढ़ा हुआ है। जो परजीवी होता है वह जीव होता है जो लाभ उठाता है, वह भोजन और रहने की जगह के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। पोषक और परपोषी कौन होता है? यह जीव जिसे नुकसान होता है। परजीवी इसी के शरीर से अपना पोषण खींचता है। इस संबंध को प्लस और माइनस से दर्शाया जाता है। यहाँ प्लस का मतलब होता है परजीवी जिसे मिलने वाला लाभ है, और माइनस का मतलब होता है पोषक जिसे होने वाला नुकसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल यह जो अमरबेल है, अमरबेल क्या होती है? अमरबेल एक पतली एक पीली लता होती है जो दूसरे पौधों के ऊपर फैलकर उनका पोषण चूस लेती है, जिसे अमरबेल को तो लाभ होता है, लेकिन जो दूसरा पौधा होता है उसको आपका नुकसान पहुंचता है। और मान लीजिए आपका जू और मच्छर, ये मनुष्य या जानवर के शरीर से आपका खून चूसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इकोफेन्स क्या होते हैं? क्या इकोफेन्स? तो ये होते हैं पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विभिन्न रूप। क्या होते हैं? पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विभिन्न रूप। अभी इकोफेन्स होते क्या हैं? यह वास्तव में इकेट्स का ही दूसरा नाम है, जो मैंने आपको पहले बताया था इकेट्स की। ये जब एक ही प्रजाति के जीव या पौधे अलग अलग वातावरण में उगते हैं और उनके रूप, रंग और शारीरिक बनावट में कुछ बदलाव आ जाते हैं, तो इन अलग अलग रूपों को ही हम कहते हैं इकोफेन्स। इनके जीन में कोई बदलाव नहीं होता, ये अनुवांशिक रूप से बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ये बदलाव स्थायी नहीं होते। अगर पर्यावरण वापस पहले जैसा हो जाए तो पौधे भी अपने मूल स्वरूप में लौट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का तात्पर्य क्या होता है? किसका? बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का। तो उसका तात्पर्य होता है जैव पदार्थ के उत्पादन की दर। क्या है? जैव पदार्थ के उत्पादन की दर। अभी जैविक उत्पादकता होता क्या है? बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होता क्या है? पारिस्थितिकी में किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों द्वारा एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्र में जैव भार या कार्बनिक पदार्थ बनाने की गति या दर को उत्पादकता कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो इस बात का माप है कि प्रकृति में कितनी तेजी से नया भोजन या जीवित पदार्थ तैयार हो रहा है। यह दो प्रकार की होती है। प्राथमिक उत्पादकता, यह पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर है। फिर आता है द्वितीयक उत्पादकता, यह उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ को अपने शरीर में जमा करने या बनाने की दर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या दर्शाती है, किसे दर्शाती है इकोलॉजिकल डेंसिटी, अभी बताया था, वो दर्शाती है निवास योग्य क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व। क्या है, निवास योग्य क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व। पारिस्थितिकी में जनसंख्या घनत्व को दो अलग तरीकों से मापा जाता है। जैसे आपका है सबसे पहले आपका क्रूड डेंसिटी। क्या, क्रूड डेंसिटी, इसमें किसी प्रजाति की कुल संख्या को उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में भाग दिया जाता है। इसमें किसी प्रजाति की कितनी प्रजाति की संख्या है और उस क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है उसे भाग दिया जाता है, चाहे वह पूरी जगह रहने के लायक हो या फिर ना हो। फिर आता है आपका इकोलॉजिकल डेंसिटी। इसमें जीवों की संख्या को केवल उसी क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है जो वास्तव में उनके रहने या उपयोग करने योग्य होता है। मान लीजिए एक 10 वर्ग किलोमीटर का राष्ट्रीय उद्यान है। एक कितना है, 10 वर्ग किलोमीटर का राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें 200 हिरन रहते हैं। कितने रहते हैं, 200 हिरन रहते हैं। इस उद्यान के 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक गहरी झील और पथरीली पहाड़ियाँ हैं जहाँ हिरन नहीं रह सकते। यानी हिरणों के रहने के लिए वास्तव में केवल 6 वर्ग किलोमीटर ही जगह ही उपलब्ध है। अगर क्रूड डेंसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 200 डिवाइडेड बाय 10। क्या, 200 डिवाइडेड बाय 10, तो आपकी क्रूड डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। क्योंकि इसमें चाहे वहाँ पे हिरन रहते हो चाहे नहीं रहते हो वो निकलेगा। अगर आप इकोलॉजिकल डेंसिटी निकालेंगे तो आपकी आएगी 200 भाग 6 मतलब 33.3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है होम्योस्टैसिस तंत्र की किस विशेषता को दर्शाता है। क्या, होम्योस्टैसिस तंत्र किस विशेषता को दर्शाता है, तो वो दर्शाता है आपकी आत्म नियमन एवं संतुलन बनाए रखने की क्षमता। क्या, आत्म नियमन एवं संतुलन बनाए रखने की क्षमता। अब ये होम्योस्टैसिस होता क्या है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में खुद को संतुलित रखने और बाहरी परिवर्तनों के बावजूद अपने आंतरिक वातावरण को एक स्थिर स्थिति में बनाए रखने की एक प्राकृतिक क्षमता होती है। इसे हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। परितंत्र की कोई निर्जीव प्रणाली नहीं है बल्कि एक गतिशील प्रणाली है। जब भी इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो यह फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए खुद को वापस संतुलित कर लेता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, यदि किसी जंगल में अचानक घास खाने वाले हिरणों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और घास तेजी से खत्म होने लगी, लेकिन इसके बाद भोजन की अधिकता के कारण वहाँ भागों की संख्या भी आपकी बढ़ने लगेगी। भाई जब हिरण बढ़ जाएंगे तो आपके भागों की संख्या भी बढ़ जाएगी। बाघों की बढ़ती जनसंख्या वापस हिरणों की आबादी को कम कर देगी, जिससे घास को फिर से उगने का मौका मिलेगा। इस प्रकार पारितंत्र बिना किसी बाहरी मदद के खुद को वापस संतुलन में ले आता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये MCQs कैसे लगे, ये वीडियो कैसे लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।